अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस करना है। और उसको डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसको सिंपल सी डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स, हम कार्बन्स के बने हुए कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम मजीद डिटेल में जाएं थोड़ा सा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को कहते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को जनरली हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स से मजीद इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके कोवलेंट कंपाउंड्स और इनसे बने हुए कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसीडर करते हैं। तो आया अगर हम यहाँ पर हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन है लेकिन वो कार्बन ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। जी हाँ, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे पास जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। इसका मतलब है कि कार्बन के अलावा कुछ और भी चीज होनी चाहिए ऐसी जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक हो जाएं, ऑर्गेनिक बन जाएं। तो इसी वजह से वहां पर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन के अलावा वहां पे उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इस तरह से वो बने हुए कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसी उनकी खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक नेचर के हामिल हैं। उनको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर समझ सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास उन कंपाउंड्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उनको ऑर्गेनिक कह लें। तो उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी आती है वो है कार्बन की। तो कार्बन की नेचर, कार्बन ग्रुप नंबर 4 में है और ग्रुप नंबर 4 के साथ क्या बाकी भी मेंबर ग्रुप नंबर 4 के वो कैटिनेशन करते हैं। तो आए हम देखते हैं कि सिलिकॉन कर सकता है कैटिनेशन या नहीं करता। तो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हम सबसे पहले तो इन तमाम उन करैक्टरिस्टिक्स को जनरली देखते हैं। उनके नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप सबसे पहले तो हमारे पास आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन को डिस्कस करेंगे। कैटिनेशन को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे नॉन आयोनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो बिहेवियर होते हैं, वो जो उनकी फिजिकल और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या आया वो सेम होती हैं, क्या वो डिफरेंट होती हैं, क्या एक जैसी होती हैं, कि उनको डिस्कस कैसे करेंगे, उनको डील कैसे करेंगे, स्टडी करने के लिए हम कैसे उनको स्टडी करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्लेक्सिटी नेचर, कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, इनके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं कि स्लो होते हैं, कैसे होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, इनके बाद हम सोलेबिलिटी की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोलेबिलिटी, क्या ये सोलेबल होते हैं, किस चीज में सोलेबल होंगे, किस में सोलेबल नहीं होंगे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज हम जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो खसूसियात में आखिरी जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कैटिनेशन की। तो कैटिनेशन की जगह आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं। आप इसकी लिख सकते हैं कि पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की मुनफरिद खसूसियत। वो कौन सी खसूसियत है जिसकी वजह से कार्बन एटम कैटिनेशन करता है। अब कैटिनेशन कहते हैं द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम्स। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या सिलिकॉन भी करता है कि नहीं करता? सिलिकॉन करता है, लेकिन बहुत ही उसका बॉन्ड जो होता है वो अपने एटम के साथ वो बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। इसीलिए वो जब आपके पास जो है वो ग्रुप नंबर 4 से रिलेटेड तो है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4 में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और ये वैलेंस शेल में इनके सिलिकॉन अपने 4 बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अपने एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो
कार्बन एटम जैसा कैटिनेशन नहीं कर सकता। आइए हम देखते हैं तो कार्बन एटम के अंदर ऐसी खासियत कौन सी है जिसकी वजह से कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन की अपने सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इनमें काफी डिफरेंस है। तो कार्बन एटम की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 355 किलो जॉल पर मोल। ये इसकी बॉन्ड्स एनर्जी होती है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कार्बन और कार्बन एटम्स की। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दोनों एटम्स के दरमियान में वो बहुत ही वीक होती है, वो होती है 200 किलो जॉल पर मोल, जो कि काफी वीक बॉन्ड है। चलिए हम बात करते हैं क्या कार्बन एटम तो बॉन्ड इस तरह से है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिलिकॉन अपने साथ तो बॉन्ड वीक बना रहा है, तो क्या दूसरे एटम्स के साथ भी कैसा बॉन्ड बनता है? तो कार्बन की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी वीक नहीं होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी 352 किलो जॉल पर मोल। जबकि सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है इसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। ये यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ होती है 400 किलो जॉल पर मोल ऑलमोस्ट, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात लग रही है कि अपने साथ तो बॉन्ड बहुत ही वीक बना दिया अपने एटम के साथ, लेकिन दूसरों के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से ये कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी यानी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर में भी है ये डिस्कस किया गया, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कैटिनेशन की। तो कैटिनेशन की इस मुनफरिद नेचर की वजह से कैटिनेशन यानी कि कार्बन एटम कैटिनेशन कर सकता है, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, स्ट्रेट चेन भी बनाता है, और उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और डबल बॉन्ड के साथ साथ उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ना सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड, ये ब्रांच चेन भी बनाता है, ये ब्रांच चेन के साथ साथ ये रिंग भी बनाता है। ये रिंग भी बनाता है, और रिंग बनाने की ये प्रॉपर्टी जो है इसी को हम इसको जो है क्या कहते हैं, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। तो ये थी कार्बन की कैटिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम। नॉन आयोनिक, तो आयोनिक क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, और आयोनिक बॉन्ड जो आयन से बना होगा। आयोनिक बॉन्ड की अगर आपने डेफिनेशन देखें, आप डेफिनेशन इसकी आयोनिक कंपाउंड की देखें तो इसमें इस तरह से कह सकते हैं, ये एक केमिकल बॉन्ड की ही एक टाइप है आयोनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। यानी एक एटम जब इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यानी दोनों एटम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे, तो उनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनेगा। और ऐसे कंपाउंड्स आसानी से समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में हल होकर आयनाइज हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। और जो पानी में हल होकर, क्योंकि पानी एक आयनिक सॉल्वेंट है, एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें पोल्स बने हुए होते हैं, और वो जो चीज़ उसमें डिसॉल्व हो जाएगी वो आयनिक सॉल्वेंट होगी, आयनिक सॉल्यूट होगी, क्योंकि वाटर एक आयनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जो चीज़ें पानी में हल नहीं होंगी आमतौर पर हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो आयनिक नहीं है, वो नॉन आयनिक है, मीन के वो कोवलेंट है, कोवलेंट हो सकते हैं वो। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते, इलेक्ट्रॉन्स रखने से मुराद ये है इनके जिनके पास जो आयनाइज नहीं होते उनको हम कहते हैं नॉन आयनिक बिहेवियर। तो आपके पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी एक खासियत ये भी होती है कि ये ऑर्गेनिक नेचर के होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ज्यादातर, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, नॉन आयनिक कैरेक्टर होता है इनका, जिसकी वजह से ये आपके पास यानी कि नॉन आयनिक कैरेक्टर इनको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पॉइंट,
नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, इनके जो बिहेवियर होता है, इनके बिहेवियर से मुराद ये है कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, इनकी कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर होमोलोगस सीरीज की बात करें तो होमोलोगस सीरीज में हमारे पास है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कान्स। अल्केन्स जितनी भी हैं, चाहे वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, न्यूनेन, डीकेन। इस तरह से मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास आगे हेप्टाडीकेन भी है, इस हेक्साडीकेन भी है, इस तरह से आपके पास ऑक्टाडीकेन भी है। तो इस तरह से मजीद आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें चेंज है वो हमारे पास चलती चली जाती है। तो ये अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं। अल्केन्स के लास्ट पे एक बात ध्यान में रख लें कि अल्केन्स के लास्ट पे ANE आता है, जो कि इसकी पहचान है। इनके जिस तरह से अगर हम बात करें मीथेन की बात कर लें, उसके लास्ट पे भी ANE आता है। एक तो ये इनकी पहचान है, और इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूले की बात करें तो इनका फार्मूला होता है CnH2n+2। अब मीथेन से लेकर आप मजीद ऑनवर्ड चलते चले जाएं तो इनमें अगर हम बात करें तो CH4, C2, H6, C3, H8, C4, H10, C5, H12, C6, H14, C7, H16, C8, H18, C9, H20, C10, H22। तो इस तरह से ऑनवर्ड चलते चले जाते हैं। इनमें सब में हमारे पास क्या आता है, इनका जो जनरल फार्मूला यही है कि कार्बन आप एक रखेंगे, एक कार्बन होगा, दो दो हाइड्रोजन बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से अगर हम बात करें इन सबको प्रिपेयर करने का क्या होता है, सिमिलर मेथड होता है इनको प्रिपेयर करने का। मीन के इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करें तो वो भी काफी हद तक सेम होती हैं। इनके पहले 4 गैसेस, नेक्स्ट almost 12 liquids and then viscous solids। और इस तरह से इनकी डेंसिटी सबकी सिमिलर इंक्रीज हो रही होती है, जैसे कि एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इनकी कंप्लेक्सिबिलिटी की बात भी हम नेक्स्ट करेंगे, लेकिन हम बात यहां पर कर रहे हैं इसके होमोलोगस सीरीज में अल्केन्स, यानी इनके प्रिपेयर करने का फार्मूला सेम होता है, प्रिपेयर करने का जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये नेक्स्ट आता है अल्कीन्स, अल्कीन्स की भी बात कर ले तो CnH2n, इनका प्रिपेयर करने का जो मेथड होता है वो सब का सब सेम होता है। अगर हम बात करें अल्काइंस की, अल्काइंस CnH2n-2, तो इस तरह से इनको भी प्रिपेयर करने का फार्मूला, मेथड्स, फार्मूला तो सबका सेम है, लेकिन जो है मेथड है वो भी इनको प्रिपेयर करने का, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इन सबकी क्या है, सेम है। तो इस तरह से यानी कि जो हमारे पास सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, काफी ज्यादा। इनकी जो कम्प्लेक्सिटी नेचर की बात हम बाद में करेंगे, चलिए उसकी भी कर लेते हैं कम्प्लेक्सिटी। तो सिमिलैरिटी वाला आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं जी। हम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, ये काफी ज्यादा लॉन्ग चेन बनाते हैं, काफी रिंग फॉर्म में होते हैं। और इस तरह से जैसे हम बात करें, अगर हम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे जहन में स्टार्च वगैरह की, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन, मतलब वो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे काफी, इसमें जैसे पाल्मेटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च में, स्टार्च का जनरल फार्मूला होता है C5H10O5N।
ये इनका जनरल फार्मूला है। तो ये जनरल फार्मूले की बात हम कर रहे हैं। तो अब देखिएगा n की जो तादाद है यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ दैट मोनोमर्स आर प्रेजेंट इन स्टार्च। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी हम कह सकते हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है। तो इस तरह से इसमें थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स when combined to each other, then polysaccharides are formed, polymers are formed. Poly mean many monomers are when combined to each other then form polysaccharides and polymers. That one is the complexity of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स नेचर मीन के इसको स्टडी करना आसान होता है। आसान से मुराद ये है कि इनके जो ये सिमिलर वन यूनिट मास मीन के कार्बन मास इज 12, हाइड्रोजन मास इज 1, ऑक्सीजन मास इज 16 मल्टीप्लाई बाय 5 and 1 multiplied by 10 and 12 multiplied by 5. When we combine these masses, then जब हम इन मैसेस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक यूनिट का मैस आता है। और इसी तरह से हमारे पास थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इनके काफी ज्यादा स्लो होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये आप माइंड में रख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो काफी ज्यादा स्लो होते हैं। स्लो होने से मुराद, अगर आप बचपन में अगर आपको याद हो कि जब भी आप 9-10 में या जब भी आप कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाते थे, यानी कि आप जब भी रीड करते थे ऑर्गेनिक रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को, तो वहां पर लाजमी आप लोगों के पास कोई ना कोई कैटलिस्ट आपको यूज करना पड़ता था। कैटलिस्ट का मतलब ये वैसे रिएक्शन नहीं करते, हमें कैटलिस्ट जरूर वहां पे ऐड करना पड़ता है। और कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, जो दोनों चीजों को आपस में रिएक्शन करवा देता है, और इस तरह से आप दोनों यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसमें कैटलिस्ट का होना लाजमी है। और इसमें हम इंजाइम के तौर पर जो है हमारे पास जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इंजाइम जो है वो यूज हो रहे होते हैं, और उनको जो है हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा स्लो होते हैं। अगर एक और बात करें, इस तरह से हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स इस तरह से पेट्रोलियम, इस तरह से हमारे पास नेचुरल गैस, कोल, तो इनको प्रिपेयर होने के लिए सदियों गुजर गई। कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, इनके फोसिल्स जो थे और इनकी बाकियात जो थी मुर्दा जानदारों की, तो वो सदियों पहले जमीन में दब गए। इसकी वजह से वो किसमें, कोयले में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और इसके लिए काफी अरसा लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलेबिलिटी की। तो सोलेबिलिटी की बात हम पहले कर चुके हैं। सोलेबिलिटी आप लोगों ने जब सोलेबल की बात करें तो हमारे पास वैसे बेसिकली दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वैसे जहां जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसकी एग्जांपल हमारे पास है H2O। इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन C6H6। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल अल्कोहल। इस तरह से यानी कि ये आपके पास क्या है, ईथर भी कह सकते हैं आप, और ईथर हमारे पास इस तरह से
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर के होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये पोल्स बने हुए होते हैं। ये आपके पास जो है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप लोगों ने एक बड़ा आम सा एक जो है वो जुमला सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर को हल करेगा, पोलर नॉन पोलर को हल नहीं करेगा, पोलर पोलर को हल करेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर को हल करेगा। यानी कि हम अगर ऑयल को वाटर में ऐड करना चाहें, ऑयल क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, अब वाटर इनमें हल नहीं होगा और ये उसमें हल नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा अगर हम कोई सल्यूट ऐड करें वाटर के अंदर और वो सल्यूट अगर ऑर्गेनिक हो, यानी कि वो नॉन पोलर हो, तो वो पानी में क्या हो सकता है, वो हल नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर के अंदर अगर हम NaCl को हल करें तो वाटर तो आयनाइज हो जाएगा, और मतलब के साथ में NaCl भी आयनाइज हो जाएगा, NaCl आयनाइज हो जाएगा, और इस तरह से वो, क्योंकि वो आयनिक सोल्यूट है, तो जो सोल्यूट अगर हमारे पास पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगा, अगर वो नॉन पोलर सोल्यूट होगा और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगा। मतलब कि ऑर्गेनिक सोल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होगा, और जो आपके पास इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होंगे वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होंगे। मीन के ऑर्गेनिक सोल्यूट ऑर्गेनिक यानी कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में हल होगा, और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सॉल्युबिलिटी की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आइसोमरिज्म की। तो आइसो मीन सेम, सिमिलर, और मर्ज मीन आइसोमर्स, मोनोमर, इस तरह से मतलब एक जैसे पार्ट्स, एक जैसे पीसेस, यानी एक जैसे मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर अगर ये तो इसका हो गया लफ्जी मतलब। लेकिन अगर हम आइसोमर की बात करें तो आइसोमर की डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structure formula, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोमर्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनका एक ये भी नेचर है, इनके अंदर एक ये भी खासियत ये पाई जाती है कि ये आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर फार्मूला भी इनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, यानी इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5, that one is the 5 carbon chain, mean के straight chain, and that one is also 5 carbon are present in it, but there is a branch chain, there is also branch chain. The name of that branch chain is N-pentane, and that is isopentane, and that one is new pentane. मीन कि यहां पर हमने पहले बात की थी कि जो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है और वो हमें सेटिस्फाई करनी है। इसको सिंपली मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन इसकी कार्बन की वैलेंसी जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई करना लाजमी है। मीन कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें भी कार्बन जो है वो 5 हैं, इसमें भी कार्बन 5 हैं और इसमें भी कार्बन 5 हैं। अब हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अगर हम पूरे करना चाहते हैं तो CH3 इसमें हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करें तो हाइड्रोजन हमारे पास हैं 3 5 7 9 and 12. 12 hydrogen is present in it. 3
3, 4, 3, 3, 6, 7, 8, 9, and 3, 12. There is 3, 3, 3, and 3, 12. Those compounds which have same molecular formula but different structure formula is called isomerism. These are the properties, these are the features, these are the characteristics of organic compounds.